हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो नर्सिंग। आज का हमारा टॉपिक है एबीजी, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टियल ब्लड गैस। ठीक है, ये एमएसएल का टॉपिक होता है। ड्यूरिंग द हॉस्पिटलाइजेशन हम क्या करते हैं, पेशेंट का सैंपल कलेक्ट करते हैं टू फाइंड आउट द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड। इसके लिए एक प्रोसेस किया जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं एक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसका नाम है एबीजी, दैट मीन्स आर्टियल ब्लड गैस। इसमें क्या होता है, जो सैंपल होता है वो क्या करते हैं हम, बाय द हेल्प ऑफ आर्टरी, क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ आर्टरी ब्लड का कलेक्शन करते हैं या फिर कलेक्ट करते हैं। एंड क्यों करते हैं, फॉर फाइंड आउट द लेवल ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर बोल सकते हैं लेवल ऑफ द गैसेस। तो गैसेस का लेवल को फाइंड आउट करने के लिए कहाँ पर, इन दी ब्लड में गैस के जो भी लेवल्स हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, जो हम टेस्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एबीजी, दैट मीन्स आर्टियल ब्लड गैस। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है कि जो हम एबीजी करते हैं, एबीजी करने का जो प्रोसेस होता है, ड्यूरिंग दी एबीजी हमें क्या करना होता है, एलन टेस्ट करना होता है। क्या करना होता है, एक एलन टेस्ट। इसमें क्या होता है, एलन टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसका एक पर्पस होता है, क्या होता है, टू determinate या फिर टू फाइंड आउट द पेटेंसी ऑफ आर्टरी, टू फाइंड आउट द पेटेंसी ऑफ आर्टरी, मीन्स आर्टरी की क्या पेटेंसी है, उसमें पेटेंसी का मीन्स उसमें जो आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसका फ्लो कैसा है। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, एलन टेस्ट करते हैं। ठीक है, अब एलन टेस्ट कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट कर, फर्स्टली हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट दी आर्टरी। ठीक है, अब हमें आर्टरी कौन सी सिलेक्ट करनी होती है, तो जहां से हमें एबीजी का सैंपल लेना होता है वहां पर, लाइक जैसे रेडियल आर्टरी, ठीक है, अल्नार आर्टरी एंड फेमोरल आर्टरी। बेसिकली जो हम सिंपल ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं वो हम कहाँ से करते हैं, वेन से। ठीक है, कहाँ से करते हैं, वेन से। बट एबीजी का जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, आर्टरी से। ठीक है, और इनमें जो मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, हमारी रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी, रेडियल आर्टरी। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विच वन आर्टरी मोस्ट कॉमन ड्यूरिंग दी कलेक्ट ऑफ द सैंपल और एबीजी, तो कौन सी होती है, रेडियल आर्टरी। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, पुट करते हैं प्रेशर। ठीक है, क्या करते हैं, सिलेक्ट कर ली हमने आर्टरी, सपोज करो हमने रेडियल आर्टरी सिलेक्ट की। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, पुट दी प्रेशर ऑन साइड। ठीक है, जिस साइड, जो साइड हमने सिलेक्ट की है उस साइड पर हम क्या करेंगे, प्रेशर को पुट करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम क्या कर देंगे, रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, इसको प्रेशर को, क्या करेंगे, रिलीज करेंगे प्रेशर को। तो बेसिकली एलन टेस्ट में हम क्या करते हैं, एलन टेस्ट हम क्यों करते हैं, टू फाइंड आउट दी पेटेंसी ऑफ आर्टरी, कि आर्टरी की पेटेंसी क्या है, मीन्स ब्लड फ्लो कैसा है। ठीक है, आफ्टर दैट कैसे चेक करते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्टली सिलेक्ट करेंगे एनी वन आर्टरी। ठीक है, लाइक जैसे रेडियल आर्टरी, अल्नार आर्टरी एंड फेमोरल आर्टरी। इनमें से जो मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है वो होती है रेडियल आर्टरी।
अब हमने क्या किया, रेडियल आर्टरी को सिलेक्ट कर लिया। अब जो सिलेक्टेड जो हमारी साइड है उस पर हम क्या करेंगे, प्रेशर को पुट करेंगे एंड रिलीव करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा जो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम होता है वो कितना आना चाहिए, 2 सेकेंड, ठीक है। जो हमारा कैपिलरी जो हमारा कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है वो कितना होना चाहिए, विद इन 2 सेकेंड। कितना होना चाहिए, विद इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के अंदर क्या होना चाहिए, हमारी जो कैपिलरीज है वो रिफिल होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है डेट मीन्स हमें वहां से क्या करना है, एबीजी का सैंपल को अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंस नोट्स आता है वो ये है कि क्या ड्यूरिंग द एबीजी हमें सक्शन को अवॉइड करना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। तो नोट्स है इसमें, अवॉइड सक्शनिंग ठीक है, व्हेन यू टेक सैंपल ऑफ एबीजी। जब आप एबीजी का सैंपल ले रहे हो तो आपको क्या करना है, अवॉइड करनी है सक्शनिंग। क्यों करनी है, क्योंकि बिकॉज दी सक्शनिंग प्रोड्यूस विल डिप्लेट ऑक्सीजन। ये क्या करती है, ऑक्सीजन को डिप्लेट करती है। अब ये ऑक्सीजन को डिप्लेट कर रही है तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारी एबीजी की जो रिजल्ट है या फिर हम बोल सकते हैं एबीजी का जो वैल्यूज है वो क्या आएंगी, इनएक्यूरेट। क्या आएंगी, इनएक्यूरेट। तो इनएक्यूरेट रिजल्ट से प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है, अवॉइड करना है सक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक है, जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि ड्यूरिंग दी सक्शनिंग हमें जो एबीजी है वो अवॉइड करनी चाहिए या नहीं। तो ऑब्वियसली अवॉइड करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए, रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्यों करनी चाहिए, क्योंकि जो सक्शनिंग होती है वो क्या करती है, प्रोड्यूस करती है और क्या करती है, डिप्लेट कर देती है ऑक्सीजन को, ठीक है। जिसके कारण क्या हो जाता है, इनएक्यूरेट एबीजी का रिजल्ट फाइंड आउट होता है। तो ये कारण है अवॉइड करना सक्शनिंग को ड्यूरिंग एबीजी, ठीक है। आफ्टर दैट एबीजी का कुछ पर्पस होता है कि हम एबीजी क्यों करते हैं, ठीक है। पर्पस ऑफ एबीजी, तो पर्पस क्या होता है, टू डिटरमिनेट या फिर टू determine the oxygen status of acid base balance, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पर्पस ऑफ एबीजी। एबीजी के पर्पस क्या है, ठीक है। तो क्या है, टू डिटरमाइन ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजनेशन स्टेटस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। दैट इज अ पर्पस ऑफ एबीसी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि जो एबीसी होता है उसमें कुछ पैरामीटर्स
इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या होता है, पीएच होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड इसमें आता है पार्शियली कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियली O2 एंड SCO3 हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं कहाँ पर, एबीजी में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो पीएच वैल्यू है या फिर जो हमारा पीएच है इसको कौन मेंटेन करके रखता है, तो हमारी बॉडी के दो सिस्टम इसको मेंटेन करके रखते हैं, एक रेनल सिस्टम, ठीक है, रेनल सिस्टम, एंड सेकंड इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये दो ऐसे सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी के जो मेंटेन करके रखते हैं किसको, पीएच वैल्यू को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ही हम ब्लड सैंपल कलेक्ट करते हैं कितने टाइम के बाद हमें सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर देना चाहिए, कहाँ पर, लैब्स में, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट सैंपल इन टू लेबोरेटरी 15 मिनट्स में, ठीक है, विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर अंदर हमें क्या करना है, सैंपल को ट्रांसपोर्ट कर देना है फॉर अ लेबोरेटरी। नेक्स्ट इसमें आता है कि रिजल्ट कितने टाइम बाद फाइंड आउट हो जाता है, तो रिजल्ट कितने टाइम में होता है, ओनली 5 मिनट्स, ठीक है। तो 5 मिनट्स में क्या हो जाता है, इसका रिजल्ट फाइंड आउट हो जाता है एंड जो हमने सैंपल्स किया है उसको हमें क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है लैब्स में पूरा 15 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है नॉर्मल आर्टियल ब्लड गैस वैल्यूज की, ब्लड गैस वैल्यूज नॉर्मल कौन कौन सी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज नॉर्मल आर्टियल ब्लड गैस वैल्यू। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट मैंने क्या बताया था, पीएच होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है पीएच की, 7.35 से 7.45, ठीक है, दैट इज अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ पीएच इन दी ब्लड। आफ्टर दैट आता है पार्शियली कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो पीएच के लास्ट की 2 डिजिट होती है दैट इज द वैल्यू ऑफ पार्शियली CO2, ठीक है, कितना होता है 35 से 45 mm/Hg, that is the value of partially carbon dioxide। नेक्स्ट आता है इसमें SCO3, ठीक है, बाइकार्बोनेट। तो SCO3 की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 22 से 27 mg/L। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पार्शियली O2, ये कितना होता है 80 से 100 mm/Hg, तो दैट इज अ नॉर्मल वैल्यूज या फिर पैरामीटर्स ऑफ एबीजी। तो इसमें जो पीएच होता है वो नॉर्मल वो कितना होता है 7.35 से 7.45। पार्शियली CO2 इसकी वैल्यू याद रखने के लिए हमें क्या करना है, जो पीएच की लास्ट के 2 डिजिट हैं 35 एंड 45 वो क्या है, नॉर्मल वैल्यू जिसकी पार्शियली कार्बन डाइऑक्साइड की, एंड बाइकार्बोनेट कितना होता है 22 से 27, और जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए 80 से 100 mm/Hg, दैट इज द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एबीसी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है,
आप लोगों को पता होगा कि पीएच स्केल, ठीक है, क्या होती है? पीएच स्केल होती है जिसमें न्यूट्रल जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7। 7 इज द वैल्यू ऑफ न्यूट्रल, ठीक है, ये क्या होती है? न्यूट्रल वैल्यू होती है। अब अगर ड्यूरिंग द एबीसी 7 से ज्यादा कोई वैल्यू आ रही है तो वो किसमें कंसीडर की जाती है? एल्कोलोसिस में। किसमें? एल्कोलोसिस। और अगर वैल्यू 7 से कम है तो वो क्या बोलेंगे उसको हम? एसिडोसिस। क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। तो ये दो पैरामीटर्स आपको याद रखने होंगे। पीएच की जो स्केल्स होती है वो उसमें जो नॉर्मल वैल्यू, जो न्यूट्रल वैल्यू होती है, सॉरी, वो कितनी होती है? 7। 7 इज अ न्यूट्रल वैल्यू। अगर 7 से, या फिर हम बोल सकते हैं नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, पीएच की। उसके बाद अगर 7 से ज्यादा है दैट इज एल्कोसिस, 7 से कम है दैट इज एसिडोसिस, ठीक है। और जो हमारे पीएच नॉर्मल कितना है? 7.35 से 7.45। अगर 7.45 से वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, तो वो क्या होगा? एल्कोलोसिस। क्या होगा? एल्कोलोसिस। 7.35 से वैल्यू कम हो रही है तो वो क्या होगी? हमारी एसिडोसिस। क्या होगी? एसिडोसिस, ठीक है। आफ्टर दैट हमारा आता है कि एपीजी में दो पैरामीटर्स बहुत जरूरी होते हैं कि हम क्या फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। किसको? रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो एक तो हम इसमें क्या करते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मींस रेस्पिरेशन के बारे में फाइंड आउट करते हैं। एंड सेकंड इज क्या है इसमें? SCO3, जो क्या कहता है? मेटाबॉलिक को प्रेजेंट करता है। किसको? मेटाबॉलिक। तो इसमें हमें दो चीजें देखनी होती है, फर्स्ट इज रेस्पिरेटरी एंड सेकंड इज मेटाबॉलिक, ठीक है। उसके बाद जो ये पीएच है, अगर किसी भी वैल्यू में पीएच बढ़ रहा है, सपोज करो पीएच की वैल्यू कितनी आ रही है? 7.50 आ रही है, दैट मीन्स बढ़ रही है ना। क्यों बढ़ रही है? कैसे पता लगाए? क्योंकि हमें नॉर्मल वैल्यू पता है पीएच की कितनी होती है। तो कितनी होती है? 7.35 से 7.45, दैट इज अ नॉर्मल वैल्यू। अब हमारा जो रिजल्ट आया है उसमें पीएच की वैल्यू कितनी आई है? 7.50, दैट मीन्स पीएच बढ़ रहा है। तो ऑलवेज याद रखना है आप लोगों को, अगर पीएच बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ SCO3 भी बढ़ेगा। क्या होगा? SCO3 भी बढ़ेगा। या फिर आप ये ऐसे याद कर सकते हो कि पीएच का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? SCO3। और पीएच का दुश्मन कौन होता है? CO2। दैट मीन्स अगर पीएच बढ़ रहा है तो SCO3 भी बढ़ेगा। अगर पीएच घट रहा है तो CO2 बढ़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? जस्ट अपोजिट होता है। या फिर पीएच प्रोपोर्शनल होता है किसके? SCO3 के। और या फिर पीएच किसके? 1/CO2, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है मैकेनिज्म ऑफ एबीसी। क्या आता है? मैकेनिज्म ऑफ एबीसी। एबीसी के अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप ऑफ मैकेनिज्म। फर्स्ट क्या है इसमें? कंपेंसेट। क्या होता है? कंपेंसेट। अब वैल्यू कंपेंसेट कब होगी? ठीक है, हम कब बोल सकते हैं कि ये वैल्यू कंपेंसेट है? ठीक है, कब बोल सकते हैं? जब हमारा पीएच क्या होगा? नॉर्मल होगा। क्या होगा? नॉर्मल। और PCO2 क्या होंगे? एबनॉर्मल। और उसके साथ साथ SCO3 भी क्या होगा? एबनॉर्मल, ठीक है।
नेक्स्ट सेकंड आता है इसमें पार्शियली कंपेंसेट। पार्शियली कंपेंसेट में क्या होगा, जो पीएच है वो क्या रहेगा, एबनॉर्मल, और हमारा PCO2 भी एबनॉर्मल। दैट मीन्स जो तीनों वैल्यूज है वो क्या होंगी, एबनॉर्मल। जब रिजल्ट में एबीजी के रिजल्ट में तीनों वैल्यूज क्या हो, एबनॉर्मल हो, तो वो कौन सा मैकेनिज्म हो रहा है, पार्शियली कंपेंसेट मैकेनिज्म क्रिएट हो रहा है। ठीक है। थर्ड इसमें आता है अनकम्पेंसेट। क्या आता है, अनकम्पेंसेट। अनकम्पेंसेट में क्या होता है, पीएच तो एबनॉर्मल होगा, लेकिन पीएच के साथ साथ PCO2 या फिर SCO3 में से कोई एक वैल्यू भी एबनॉर्मल होगी, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अनकम्पेंसेट। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ एबीजी। ठीक है, इसमें 3 टाइप के मैकेनिज्म फाइंड आउट किए जाते हैं। फर्स्ट इज कंपेंसेट, सेकंड इज पार्शियली कंपेंसेट एंड थर्ड इज अनकम्पेंसेट। अब वैल्यू कंपेंसेट कब होगी, जब रिजल्ट में पीएच की वैल्यू क्या होगी, नॉर्मल होगी, एंड उसके साथ साथ PCO2 एंड SCO3 भी क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे। मींस पीएच सिर्फ नॉर्मल होगा और PCO2 एंड SCO3 क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे। सेकंड इज पार्शियली कंपेंसेट। पार्शियली कंपेंसेट में क्या होगा, जो ये तीनों वैल्यूज हैं लाइक पीएच, PCO2 एंड SCO3 ये क्या होंगे, एबनॉर्मल होंगे। तो तीनों वैल्यू एबनॉर्मल हो तो वहां पर कौन सा मैकेनिज्म क्रिएट होता है, पार्शियली कंपेंसेट मैकेनिज्म। थर्ड इसमें आता है अनकम्पेंसेट। तो अनकम्पेंसेट क्या होता है, इसमें पीएच के साथ, पीएच तो एबनॉर्मल होगा लेकिन इसके साथ साथ इन दोनों में से, दैट मीन्स CO2 में से और SCO3 में से कोई एक वैल्यू, याद रखना कोई एक वैल्यू क्या होगी, एबनॉर्मल होगी, तब जाके ये मैकेनिज्म क्या होगा, अनकम्पेंसेट मैकेनिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा एबीजी। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एबीजी, क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि एबीजी की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं। एबीजी से बहुत क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। ठीक है, एंड हॉस्पिटल में जो वर्कर्स, केयर हेल्थ प्रोवाइडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एबीजी की रिपोर्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी तो है कि आपको आना चाहिए कि कैसे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को क्या एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। सपोज करो मैं रफली क्वेश्चन बता रही हूँ आपको। एक नर्स क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है। मींस एक नर्स क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है एबीजी को। जो हमने एबीजी की रिपोर्ट्स भेजी है उसकी जो रिजल्ट आया है उसको क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है। ठीक है, ऑफ अ क्लाइंट एंड नॉट फॉलोइंग। ठीक है, जिसमें जो रिजल्ट आया है जिसमें पीएच की वैल्यू कितनी है, 7.45। ठीक है, एंड PCO2 कितना है, 30 mm/Hg, एंड SCO3 कितना है, 20 MEQ/लीटर। तो नर्स एनालाइज कर रही है कि उसको इस टाइप की एबनॉर्मलिटीज अकर हुई है। ठीक है, तो फर्स्टली मैंने आपको बताया था अगर पीएच बढ़ रहा है तो उसके साथ क्या बढ़ना चाहिए, SCO3। और अगर पीएच की बेसिकली नॉर्मल वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, 7.35 से 7.45। तो देखो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, बढ़ती हुई। ठीक है, मीन्स 7.35 से 7.36 आया होगा, 37 आया, 38 आया होगा, 39 आया होगा, तब जाके 45 आया होगा। राइट, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो मैंने बताया था पीएच स्केल में अगर 7 से ज्यादा कोई वैल्यू आती है या बढ़
बढ़ रही होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एल्कोलोसिस। क्या बोलते हैं? एल्कोलोसिस। तो ये क्या हो गया हमारा? एल्कोलोसिस। ठीक है। फर्स्टली अगर हमें कोई भी सम सोल्व करना होता है तो हमें पहले क्या करना होता है? पीएच को कंसीडर करना होता है, पीएच को देखना होता है। ठीक है। अब पीएच बढ़ रहा है कि घट रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा था? पीएच बढ़ रहा है, दैट मीन्स पेशेंट को क्या है? एल्कोलोसिस हो गया। अब सेकंड थिंग हमें देखनी होती है कि हमें पता है अगर पीएच बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ एससीओ3 भी बढ़ना चाहिए, और नॉर्मल एससीओ3 कितना होता है? 20 से 27। दैट मीन्स 27 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए थी, बट यहाँ क्या है? ये घट रहा है। तो और पीएस नॉर्मल कितना होना चाहिए था? 35 से 45। ठीक है। और ये क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मैंने बताया था अगर पीएच बढ़ रहा है तो उसके साथ एससीओ3 भी बढ़ना चाहिए, बट यहाँ ये एससीओ3 नहीं बढ़ रहा है। लेकिन सेकंड थिंग्स मैंने ये भी बताई थी कि अगर पीएच बढ़ रहा है और तो CO2 क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पर देखो पीएच तो बढ़ रहा है, पीएच के साथ साथ PCO2 भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब CO2 किसको रिप्रेजेंट करता है? रेस्पिरेटरी को। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। तो पेशेंट को क्या है? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस की प्रॉब्लम है। अब हम इसमें मैकेनिज्म कैसे क्रिएट करेंगे? ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था 3 टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, कंपेंशिएट, पार्शियली कंपेंशिएट, ठीक है, पार्शियली कंपेंशिएट एंड अनकंपेंशिएट। अगर वैल्यू पीएच की वैल्यू क्या है? नॉर्मल है, और उसके साथ साथ PCO2 एंड SCO3 दोनों एबनॉर्मल है, तो वो क्या होगी? कंपेंशिएट। क्या होगी? कंपेंशिएट। और पार्शियली कंपेंशिएट में क्या होगा? तीनों वैल्यूज क्या होंगी? तीनों वैल्यूज क्या होंगी? एबनॉर्मल होंगी। और अनकंपेंशिएट में पीएच एबनॉर्मल के साथ साथ कोई भी एक वैल्यू एबनॉर्मल होगी। तो इसमें देखो हमारा जो पीएच है वो क्या है? नॉर्मल है। ठीक है कि नहीं? 7.35 से 7.45, दैट मीन पीएच क्या है? नॉर्मल है। बट हमारा PCO2 भी एबनॉर्मल है और SCO3 भी एबनॉर्मल, दैट मीन्स H क्या हो गया हमारा? नॉर्मल। और ये जो दोनों वैल्यूज है वो क्या होगी? एबनॉर्मल। और ये वाला जो मैकेनिज्म था ये किसके अंदर था? कंपेंशिएट। किसके अंदर? कंपेंशिएट के अंदर था। तो ये कौन सी प्रॉब्लम्स हो गई? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कंपेंशिएट। क्या हो गई? रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कंपेंशिएट। ठीक है। तो ऐसे हमें ये सम सोल्व करने होते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हमें ऐसे एबीजी के रिजल्ट को फाइंड आउट करना होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एबीसी। ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। ठीक है। रिपीट कर लेते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक था वो क्या था? एबीजी, जिसको हम बोलते हैं आर्टियर ब्लड गैस। ठीक है। इसमें क्या करते हैं? बाय दी हेल्प ऑफ आर्टरी हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? फॉर फाइंड आउट द लेवल ऑफ गैसेस। ठीक है। कहाँ पर? इन दी ब्लड। ब्लड के अंदर जो गैसेस का लेवल है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हमें ब्लड को कलेक्ट करना होता है। और ब्लड कहाँ से कलेक्ट करना होता है? आर्टरी से। और आर्टरी कौन कौन सी होती है? हमारी रेडियल आर्टरी होगी, अल्नार आर्टरी होगी और फीमोरल आर्टरी होगी। जो मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है वो कौन सी होती है? हमारी अल्नार आर्टरी होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था कि एबीजी का जो रिपोर्ट्स है या फिर जो सैंपल है उसको कलेक्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है? एलन टेस्ट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि ये बताता है पेटेंसी ऑफ आर्टरी को, कि आर्टरी की पेटेंसी क्या है। ठीक है। और ये कैसे करना होता है? हमें पहले क्या करनी है? सिलेक्ट करनी है एनी वन आर्टरी। उसके बाद जो हमने साइट सिलेक्ट की है उसमें क्या करना है? प्रेशर को पुट करना है एंड उसको रिलीव करना है। जो कैपिलरी रिफिलिंग टाइम है वो कितना होना चाहिए हमारा? विद इन 2 सेकेंड। ठीक है। आफ्टर दैट हमने कुछ नोट्स, इंपोर्टेंट नोट्स देखे थे कि
अवॉइड हमें क्या करनी चाहिए ड्यूरिंग द एबीजी। जब भी हम एबीजी का सैंपल ले रहे हो तो हमें क्या करना है, अवॉइड करनी है सक्शनिंग। क्यों करनी है ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि सक्शनिंग के कारण वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन डिप्लेट होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण वहाँ एबीजी का जो रिजल्ट आता है वो क्या होगा, इनएक्यूरेट आएगा। नेक्स्ट हमने देखा था पर्पस ऑफ एबीजी की। पर्पस ऑफ एबीजी क्या क्या है, तो क्यों करते हैं एबीजी, टू डिटरमाइन ऑक्सीजनेशन स्टेटस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, ब्लड के अंदर एसिड बेस का बैलेंस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एबीजी करते हैं। इसमें कुछ पैरामीटर्स हमने देखे थे, पीएच जिसको हम पावर ऑफ द हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, जो पीएच को मेंटेन करके रखता है वो दो सिस्टम होते हैं, रेनल सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। आफ्टर दैट हमने देखा था और क्या क्या होता है इसमें, PCO2 होता है, ऑक्सीजन होता है, बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था नॉर्मल वैल्यूज ऑफ ए बी सी। तो इसमें क्या है, पीएच की नॉर्मल वैल्यू है 7.25 से 7.45, PCO2 की नॉर्मल वैल्यू 35 से 45, SCO3 की नॉर्मल वैल्यू 22 से 27 एंड PaO2 की वैल्यू 80 से 100। दैट इज द नॉर्मल वैल्यूज ऑफ एबीसी। ठीक है, अगर पीएच की वैल्यूज अगर वैल्यू 7.45 से ज्यादा आ रही है तो दैट मीन्स एल्कोलोसिस, 7.35 से कम है दैट इज एसिडोसिस। ठीक है, अगर PCO2 की वैल्यू 45 से ज्यादा है दैट इज हाइपरकैप्निया, 35 से कम है तो हाइपोकैप्निया। ठीक है, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज्यादा है, कैप्निया मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करनी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था मैकेनिज्म ऑफ एबीजी। तो एबीजी के थ्री मैकेनिज्म हमने देखे थे, फर्स्ट कंपेंशिएट, सेकंड पार्शियली कंपेंशिएट, थर्ड अनकंपेंशिएट। तो कंपेंशिएट कब होता है, जब पीएच की वैल्यू नॉर्मल हो और उसके साथ पीओसी3 और एचसीओ3 जो हो एबनॉर्मल हो, तो वो मैकेनिज्म क्या होता है हमारा कंपेंशिएट। सेकंड है पार्शियली कंपेंशिएट। पार्शियली कंपेंशिएट में जो तीनों वैल्यूज होती है वो क्या होती है, एबनॉर्मल होती है। थर्ड इज अनकंपेंशिएट। अनकंपेंशिएट में जो पीएच है वो एबनॉर्मल होगा, बट पीएच के साथ साथ इनमें से दो मीन्स PCO2 एंड SCO3 में से कोई भी एक वैल्यू भी एबनॉर्मल होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज हमने देखा था एक एग्जांपल। ठीक है, जहां पर एक नर्स रिव्यू कर रही थी एबीजी के रिजल्ट को, जिसमें वैल्यूज क्या आई थी, पीएच की 7.45, PCO2 30 एंड SCO3 20। ठीक है, जबकि हमें पता है पीएच की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 7.35 से 7.45। गाइस आपको नॉर्मल वैल्यूज आपको याद करनी होगी। ठीक है, किसी भी एबीजी के रिजल्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, नॉर्मल वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। तो नॉर्मल पीएच बढ़ रहा है, यू नो दैट मैंने आपको बताया है पीछे भी कि अगर पीएच बढ़ रहा होता है तो HCO3 भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अगर पीएच बढ़ रहा है तो उसके साथ जो CO2 की वैल्यू घटनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों मैकेनिज्म में याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखो पीएच बढ़ रहा है बट SCO3 जो उसका बेस्ट फ्रेंड है वो भी बढ़ना चाहिए था, बट यहाँ बढ़ नहीं रहा तो हम उसको छोड़ देंगे। आफ्टर दैट हम कंपेरिजन करते हैं पीएच की PCO2 से। हमें यहाँ पर क्या करना होता है, बेसिकली अब आप अपने माइंड में ये ऐड कर सकते हैं कि हमें फर्स्टली पीएच को देखना होता है और पीएच से हमें क्या करना होता है, PCO2 और SCO3 को कंपैरिजन करना होता है। ठीक है, तो पहले हमें पता है पीएच बढ़ रहा है तो हम पहले कर लेते हैं SCO3। दैट मींस हमें पता भी है तो पीएच बढ़ रहा है तो SCO3 बढ़ना चाहिए, बट यहाँ पे घट रहा है तो इसको छोड़ दो। ठीक है, नेक्स्ट देखो जो PCO2 है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर घट रहा है। तो ये जो मैकेनिज्म है ये क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पीएच बढ़ रहा है और PCO2 क्या हो रहा है, घट रहा है। दैट मीन्स पीएच क्या होगा, बढ़ रहा है तो एल्कोलोसिस। ठीक है, मैंने आपको बताया था पीएच की नॉर्मल वैल्यू 7 होती है, 7 अगर यहाँ 7.45 से ज्यादा है तो क्या होगा, एल्कोलोसिस, और कम है तो एसिडोसिस। तो बढ़ रहा है दैट मीन्स एल्कोलोसिस। अब
CO2 के साथ ये रिलेट कर रहा है, दैट मीन्स CO2 किसको रिप्रेजेंट करती है, रेस्पिरेटरी को। अगर ये यहाँ पर SCO3 के साथ रिलेट कर रहा होता है, सपोज करो यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही होती, इसकी 35 होती PCO2 की, एंड जो SCO3 की वैल्यू है वो क्या होती है 28। दैट मीन्स ये रिलेट कर रहा है किसके साथ, पीएच के साथ। तो वहां पे हम क्या करते हैं SCO3, और SCO3 को किसके साथ, मेटाबॉलिक, ठीक है, किसके साथ, मेटाबॉलिक से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ रेस्पिरेटरी की जगह क्या आ जाता, मेटाबॉलिक। ये हमें याद रखना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस को प्रेजेंट करती है, मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम से बिलोंग करती है, और SCO3 मेटाबॉलिक को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब वो फिर हमें देखना होता है कि पीएच बढ़ रहा है या घट रहा है, पीएच के साथ CO2 रिलेट कर रहा है या SCO3 रिलेट कर रहा है। तो पेशेंट की जो एबनॉर्मलिटीज है वो क्या हो गई है हमारी, रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस कंपेंसेट। और कंपेंसेट का पता हमने कैसे लगाया, मैंने पिछली स्लाइड में बताया, अगर पीएच नॉर्मल है उसके साथ साथ दोनों वैल्यूज एबनॉर्मल है, दैट इज कंपेंसेट। पार्शियली कंपेंसेट में तीनों वैल्यूज एबनॉर्मल होंगी, अनकंपेंसेट में पीएच एबनॉर्मल के साथ साथ कोई एक भी एबनॉर्मल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू सो मच, वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर